हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बॉटनी में। इस चैनल पर हम बॉटनी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स और उसके टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। तो जो बच्चे 11th 12th के में हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं और जो यूजी पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा ये वीडियो चैनल जो है ख़ास है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टिल ऑल वीडियोज़ टिल एंड। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें हम बात करेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप का। इससे पहले जो भी हमारे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के, तो प्लीज़ वीडियो चैनल में जाके देख लीजिए उसको। हम पिछले वीडियो में डिफ्यूजन और वाटर के बारे में डिटेल चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम आगे इससे बढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, और ऑस्मोसिस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में, टर्जर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, डीपीटी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर प्लाज्मोलाइसिस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ऑस्मोसिस, चूँकि हम जानते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल्स का, जो अगर वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, उसके मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है, तब वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। तो इसी प्रकार ऑस्मोसिस भी होता है इसमें जो है, लेकिन हम इसमें केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक बर्तन है, इसमें हम बर्तन में दो प्रकार के सॉल्वेंट भर दिए हैं। ठीक है, एक तरफ है शुगर मॉलिक्यूल और एक तरफ है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, दोनों को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग कर दे और उसके बाद देखा जाए। ठीक, इधर क्या है, शुगर है, शुगर सॉल्यूशन है, और इधर वाटर है। तो वाटर क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और इधर क्या है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन, जिसमें ये जो शुगर है ये क्या है, हमारा सॉल्यूट है। तो इसमें जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसको अलग कर दिया जाता है दोनों सॉल्यूशन को, तो क्या होता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरह से इस तरफ आने लग जाते हैं, क्योंकि इधर जो शुगर सॉल्यूशन है, इधर हमारे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और इस तरफ जो राइट साइड है उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक है, या कहे कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक है। तो सॉल्वेंट जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के की ओर मूव करेंगे, और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही परासरण या ऑस्मोसिस डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, तो चीज़ें हम लोग को समझना है। अगर इसका एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे कि एक थिसिल नली है। ठीक है, एक नली ले लेते हैं, इसके नीचे एक फ्लास्क को बांध दिया जाता है। ठीक, खुले फ्लास्क को बांध दिया जाता है, और इस थिसिल फ्लानल में ये नीचे की तरफ है एक पार्चमेंट पेपर। ये है एक पार्चमेंट पेपर। एक मिनट, तो ये पार्चमेंट पेपर को बांध दिए। इसके बाद क्या है, इसमें एक सॉल्यूशन भर देते हैं। इसके अंदर शुगर हो या कुछ भी सॉल्यूशन हो, इसको भर दिया जाता है। मान लो शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको एक ग्लास या बीकर में वाटर भर के डाल देते हैं। ठीक है, स्टैंड लगा के इसको रख देते हैं। तो क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है इसके अंदर की ओर प्रवेश करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के जो बीकर है इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक होता है, और इसमें जो है, जो थिसिल फनल जो लिए हैं, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल कम है, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होने से उसका कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक परासरण या ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक, तो परासरण समझ में आ गया। इसको और क्लियर करने के लिए मैं बता दूंगा जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहले जो डिफ्यूजन पढ़े थे उसका को रिलेट करते हैं हम डिफ्यूजन के साथ, तो देखते हैं क्या क्या अंतर है दोनों में, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या क्या अंतर है। तो मेन जो अंतर है वो यहाँ पे हम लोग हाईलाइट किए हैं। सबसे पहला क्या होता है, ऑस्मोसिस का जो डेफिनेशन है उससे लेते हैं
क्या होता है, ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, जबकि डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही मॉलिक्यूल्स जो है मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस एक स्लो प्रोसेस है जबकि डिफ्यूजन एक फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर से हायर की ओर मूव करते हैं, जबकि डिफ्यूजन में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक, आगे देखें, ऑस्मोटिक में सबसे मेन जरूरी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जबकि डिफ्यूजन में ऐसा कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिफ्यूजन किसी भी माध्यम में हो सकता है, वो चाहे गैस हो, लिक्विड हो या फिर सेमी सॉलिड हो। ठीक है, एकदम सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता। ठीक, आगे इसको बताएंगे क्या होता है जब फुली सॉलिड रहे तो। ठीक, दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट, हमने पहले ही बताया। जबकि डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ठीक, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस मूवमेंट इज़ ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए होता है, जबकि डिफ्यूजन से मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक जो एक्टिविटी है इससे ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, जबकि डिफ्यूजन से जो जनरेट होता है प्रेशर उसको कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे ऑस्मोसिस का, स्वेलिंग ऑफ आलमंड इन वाटर। ठीक है, पोटैटो ट्यूबर को अगर सुक्रोज सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो क्या होता है, डिफ्यूजन का एग्जांपल देखें तो स्प्रेडिंग ऑफ इंक, स्प्रेडिंग ऑफ सेंट इन रूम, और भी बहुत एग्जांपल्स हैं। हमने कुछ मेजर जो ज़िंदगी में होते हैं उसको लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इतने से आपको क्लियर हो गया कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है ना, अब देखते हैं ऑस्मोसिस के टाइप्स। ऑस्मोसिस जो है मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो क्या है ये एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, ये जान लेते हैं। तो एंडो मीन्स नाम से स्पष्ट है, एंडो को कहते हैं अंतःपरासरण। क्या कहते हैं, एक मिनट, एंडो मतलब अंतःपरासरण और एक्सो मतलब बाह्य परासरण। ठीक है, जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की ओर, सेल्स में बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो क्या होता है, वो ऑस्मोसिस क्या कहलाता है, एंडो ऑस्मोसिस कहलाता है। इसमें भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ये सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा अंदर की तरफ आते हैं तो ये कहलाता है एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, ये कब आएंगे, जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन जो है इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बहुत हाई होंगे, तब क्या होता है, ये हायर से लोअर में जाएंगे। ठीक है, यानी सेल का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट के लिए कम हो जाएगा, तब ये जो मूवमेंट है ये कहलाता है एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में एक से क्लियर हो जाएगा, सेल इन प्योर वाटर। सेल इन प्योर वाटर, जब किसी सेल्स को क्या करते हैं, एक शुद्ध जल में रखा जाता है तो बाहर की जो पानी है, पानी में जैसे इस सेल को एक वाटर टब में रख दिया जाए या वाटर बीकर में रख दिया जाए तो वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होने की वजह से जो हमारा सेल है इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, इसलिए वाटर जो है बाहर से अंदर की ओर मूव करता है, जिससे इसकी टर्जिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, सेकेंड टाइप है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर किसी सेल को कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन या किसी भी सॉल्यूशन में डुबा दिया जाए तो क्या होता है, बाहर का जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू सेल। ठीक है, तो क्या होता है, सेल में जो वैक्यूल है उसके जो वाटर मॉलिक्यूल है ये बाहर की तरफ आने लग जाते हैं। बाहर की तरफ आने लग जाते हैं तो क्या हो जाता है, सेल पिचक जाता है। इसका एग्जांपल देखें तो सेल जैसे कि शुगर सॉल्यूशन में रखें तो ग्रेप्स को अगर कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखें तो ये क्रिया होती है। ठीक है, एक्सो ऑस्मोसिस की। ठीक, आगे बढ़ें, देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसके बारे में डिटेल देखते हैं। फिर हम लोग ने एक प्रयोग देखा जिसमें एक कांच की नली थी और उसमें क्या हो जा रहा था, ऑस्मोसिस हो रहा था। ठीक है, ये ऑस्मोसिस क्या होता है, किसके द्वारा होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के द्वारा होता है। ठीक है,
वाटर जो है एक प्रेशर जनरेट करता है, जिससे वाटर जो है दूसरे सॉल्यूशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये एक प्रेशर जनरेट करता है, जिससे क्या होता है उस विलियन में डिफ्यूजन प्रेशर जो है बढ़ जाता है, और ये इतना हो जाता है कि डिफ्यूजन प्रेशर के बराबर हो जाता है, और परासरण या ऑस्मोसिस जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर वह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो कि किसी भी ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें क्या हो जा रहा है, ये जो है इसको नाम दे देते हैं ए ट्यूब, और इसको नाम देते हैं बी ट्यूब, ए एंड बी। तो इसमें नॉर्मली क्या दिखाया जा रहा है, ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है, ये बताया जा रहा है जब दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा अलग कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि जब एक तरफ जो बी वाले ट्यूब है, इसमें जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जा रहा है, इतना एक्सटर्नल फोर्स है कि यहाँ जो ऑस्मोसिस है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर जो जनरेट हो रहा है, जो है एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, इसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूशन में जो ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है उसको रोकने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम देख रहे हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट जो है ये वॉन हाफ ने दिया था, वॉन हाफ नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बार्स से मापते हैं। ठीक है, बार्स। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये पाई से डिनोट करते हैं, और इसके लिए एक सूत्र बनाया वॉन हाफ ने, तो इसको ये जो सूत्र है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, जहाँ पे पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी इज इक्वल टू विलायक का आयतन या सॉल्वेंट का वॉल्यूम होता है, एन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, एंड टी इज इक्वल टू टेम्परेचर। ठीक है, अगर टी और आर स्थिर हो, ठीक है, तो 1 लीटर पे पाई किसके बराबर होगा, एन मॉलिक्यूल के। ठीक है, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम आगे देखते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्यूट पोटेंशियल को ही हम लोग ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, जिसको हम लोग साई एस से डिनोट करते हैं, साई एस। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। एक चीज़ और, ये जो है निगेटिव इन प्लांट सेल और ज़ीरो इन डिस्टिल वाटर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो जब किसी सॉल्यूट को पानी में डाला जाता है, ठीक है, जब किसी सॉल्यूट को, ये जो है प्योर वाटर है, तो इसमें अगर हम लोग कोई भी सॉल्यूट डालें, ठीक है, और बीच से क्या कर दें, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा अलग कर दें, तो उससे क्या होता है, ये इसमें इस दोनों का ट्यूब के कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो जब किसी सॉल्यूट को पानी में डाला जाता है तो स्थिर दाब को स्थिर रखने के लिए जो है जल के कुछ मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल कुछ कम हो जाता है, और इस प्रकार से जल में जो है सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है कम हो जाती है। इस प्रकार के जो सॉल्वेंट है, इसको अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग कर दिया जाए, ठीक है, तो होता क्या है, तो एक में वाटर पोटेंशियल जो है, एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट उत्पन्न होता है, दोनों तरफ जो है डिफरेंस से वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट उत्पन्न होता है, यानी दोनों तरफ का जो पोटेंशियलिटी ऑफ वाटर है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, उसमें फ्री एनर्जी जो होता है वो अलग अलग हो जाता है,
वाटर जो जहाँ पर जिधर प्योर वाटर है उसकी पोटेंशियलिटी अधिक होती है और जिधर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है उधर की पोटेंशियलिटी कम हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसको क्या किया जाए, इस घोल पे अगर हम लोग कोई पॉजिटिव प्रेशर लगाएं, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर लगाए तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो बढ़ने लग जाता है, जबकि जो प्रवणता है वो समाप्त नहीं हो, जब तक कि जो डिफरेंस है, ठीक है, ग्रेडियंस है, वो समाप्त नहीं हो जाता, तब तक क्या होता है, जो प्रेशर है वो होते रहता है। और जैसे ही वो प्रेशर ज़्यादा उससे ज़्यादा बढ़ा तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये डायग्राम, पहले डायग्राम में क्या है कि वाटर और सॉल्यूट का जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बनाए उसको सेमी परमेबल से अलग किए, एक में पॉजिटिव प्रेशर डाल रहे हैं। पॉजिटिव प्रेशर तब तक डालें जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए, और उसके बाद जो डाला गया प्रेशर है वो कहलाता है निगेटिव प्रेशर। ठीक है, तो ये जो है दर्शाता है ऑस्मोटिक पोटेंशियलिटी को। ठीक है, ये जो है इसकी सेल्फ साइटोप्लाज्म में टिपिकल वैल्यू -0.55 to 1 मोल मेगा पास्कल होती है। ठीक है, ये जो है हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, इसके मान जो है हमेशा निगेटिव होता है। ठीक, निगेटिव क्या डिनोट करता है, निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये जो है चलिए आगे देखते हैं फिर। The amount of available potential energy is reduced when solute are added to aqueous system। ठीक है, ये हम लोग सब पहले देख चुके हैं। ठीक, thus psi s या osmotic pressure potential decrease with increasing the solute concentration, because जो सिस्टम या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है ये किसके बराबर होता है, साई एस, साई पी, साई जी एंड साई एम। ठीक है, जहाँ साई एस क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल, साई पी जो है प्रेशर पोटेंशियल है, साई जी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और साई एम जो है मैट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, यहाँ पे साई एम और साई जी का जो मान है वो नेग्लिजिबल होता है, इसको नहीं गिनते प्लांट के लिए, इसलिए साई जो एस है, सॉरी साई सिस्टम, एक मिनट, साई एस या सिस्टम ही ले लो, ये बराबर हो जाएगा साई एस यानी सॉल्यूट पोटेंशियल के बाद और साई क्या है पी। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ये जो कहलाता है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट पोटेंशियल निकाले तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर ये इधर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, साई एस इज इक्वल टू माइनस साई डब्ल्यू प्लस साई पी। ठीक, ये जो है इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक, हाँ एक मिनट ना, ये माइनस होगा। ठीक है, साई डब्ल्यू माइनस साई पी। ठीक है, ये होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है जीवों में, ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्या इसकी महत्ता है, तो देखते हैं पहले। ऑस्मोसिस के द्वारा ही क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जड़ों में वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस के द्वारा ही होता है। सेल की टर्जिडिटी ऑस्मोसिस के कारण ही होते हैं, जब तक सेल में पानी मूव नहीं करेगा, ऑस्मोसिस के थ्रू ही मूव करता है, तभी वो क्या होता है, टर्जर प्रेशर उसमें टर्जिडिटी आती है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल ये भी ऑस्मोसिस द्वारा होता है। बस्टिंग ऑफ स्पोरोफाइट एंड फ्रूटिंग। ठीक है, बीजाणुधानियों का फटना और इसी क्रिया द्वारा संभव हो पाता है। ठीक है, इसके द्वारा ही पादप शरीर में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी पहुंचता है। ठीक है, और जो पादप सूखे स्थान तथा जो बाढ़ वाले एरिया है उनके अवरोध के लिए भी, सूखे से अवरोध के लिए भी ऑस्मोसिस ज़रूरी होता है। ठीक है, पादप के अंगों में
मूवमेंट जैसे कि मिमोसा प्यूडिका या छुई मुई जिसको बोलते हैं, इसमें जो भी मूवमेंट होता है पर्ण उसके लीफ में, वो क्या किसके द्वारा होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस के द्वारा ही जड़ों के जो वृद्धि प्रदेश है वहाँ पे जो सेल्स होती है वो टर्जिट हो पाती है और भूमि में आसानी से प्रवेश कर पाती है। ठीक, तो ये होता है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं टर्जर प्रेशर या वॉल प्रेशर। ठीक है, तो किसी भी सेल में साइटोप्लाज्म और जो साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेन्स होते हैं ये किसके द्वारा घिरे होते हैं? प्लाज्मा घिरे रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा। ठीक है, सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं और जो सेल है वो किसके द्वारा घिरे होते हैं? घिरे रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी के थ्रू क्या होता है? ऑस्मोसिस की क्रिया होती है। यही कि हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, प्लाज्मा लेमा के बाहर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, जो कि किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। जब किसी कोशिका को या सेल को जल में रखते हैं तो उस कोशिका में जो वैक्यूल होता है उसके सेप का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक हो जाने के कारण बाहर से क्या होता है? जल के अणु अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा लेमा जिसको हम लोग कोशिका कला बोलते हैं, उसमें क्या होता है? एक दबाव पड़ता है जो कोशिका भित्ति पर लगता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? हम लोग टर्जर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो टर्जर प्रेशर क्या है? एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। ये क्या है? हमारा प्लांट सेल है मान लो। ठीक है, और इसके क्या होते हैं? बाहर में वॉल होता है, सेल वॉल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो है हमारा है सेल वॉल। ठीक है, अब जब क्या होता है? पानी जब इसके अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, वाटर जो है मूवमेंट करता है, तो क्या होता है? पानी जो है बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस पर एक दबाव डालती है ताकि अंदर का जो दबाव है वो संतुलित हो सके। ठीक है, इसको खींचने का प्रयास करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर आ सके। तो ये जो प्रेशर जो डल रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, यही क्या कहलाता है? टर्जर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, और इसके विपरीत जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल में भी एक प्रेशर जनरेट होता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ के मुताबिक। जैसे कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के मुताबिक क्या होता है? कोई भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब प्रेशर इसमें सेल मेम्ब्रेन में पड़ता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पड़ता है तो उसके विरुद्ध सेल वॉल भी एक प्रेशर देता है। किसको? सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। यही प्रेशर क्या कहलाता है? वॉल प्रेशर कहलाता है। ठीक है, वॉल द्वारा, सेल वॉल द्वारा जो प्रेशर जनरेट होता है उसको वॉल प्रेशर कहते हैं, और जो अंदर की सेल सेप है इसके द्वारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगाया गया जो प्रेशर है वो कहलाता है टर्जर प्रेशर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं किंतु एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पे हम लोग डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं। एक टर्जिट सेल जो होता है वो क्या होता है? फूला हुआ रहता है क्योंकि इसमें बाहरी दबाव पड़ता है, और जब ये फ्लैशिड अवस्था में रहता है, जब पिचका हुआ रहता है, तो इसमें इसके वॉल में कोई प्रेशर नहीं रहता। ठीक है, आगे देखते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है। ठीक है, कुछ मिस किया? ठीक, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या इसी को कहते हैं डीपीडी, डीपीडी या इसको हम लोग सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, तो सक्शन प्रेशर क्या है ये देख लेते हैं। जब जो है द्रव का जो डिफ्यूजन प्रेशर है, ठीक है, हर लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, सॉल्वेंट का जो डिफ्यूजन प्रेशर है उसके विलियन से अधिक होता है। ठीक है, यानी किसी भी सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो शुद्ध जल में डिफ्यूजन प्रेशर से क्या होता है? कम होता है। यदि शक्कर या नमक के को घोल है उसका विलियन बना के उसका कंपेयर करें एक शुद्ध जल से, ठीक है, तो शुद्ध जल का जो विसरण दाब है वो क्या होता है? अधिक होता है, और जो सॉल्यूशन है उसका दाब क्या होता है? कम होता है। ठीक है,
यदि दोनों में समान प्रेशर डाला जाए, ये जो है एक घोल है जिसमें शुगर मिला हुआ है, ठीक है, और एक घोल है जिसमें सिर्फ पानी है, शुद्ध पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर है और इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें दोनों में एक समान दाब डाला जाए तो क्या होगा, किसका दाब ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे इसका दाब ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इसमें शुद्ध वाटर है, ठीक है। तो ये होता क्या है, अगर दोनों में बराबर दाब डाला जाए तो दोनों का जो अंतर होता है, ठीक है, दोनों के दाब का जो अंतर आता है वो जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर दोनों के अंतर का बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। द अमाउंट बाय विच द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज लोअर देन ऑफ इट्स सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। ये देख लिए हम लोग। डीपीडी क्या होता है, डीपीडी इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर एंड माइनस वॉल प्रेशर इज इक्वल टू सक्शन प्रेशर, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं कि वॉल प्रेशर और टर्जर प्रेशर दोनों एक दूसरे के विपरीत और बराबर होते हैं, तो वॉल प्रेशर इज इक्वल टू टर्जर प्रेशर हो जाएगा। तो हम लोग वॉल प्रेशर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, टर्जर प्रेशर लिख सकते हैं, ठीक है। एक फ्लैश शीट कंडीशन में जब सेल होता है तब उसमें का जो टर्जर प्रेशर होता है वो 0 होता है, ठीक है, और जो सक्शन प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और सक्शन प्रेशर बराबर हो गया, एस पी इज इक्वल टू ओ पी हो गया, ठीक है। तो ये ओ पी की जगह एस पी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डी पी डी या एस पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि किस प्रकार से ये इक्वेशन है, ठीक है। डी पी डी कैसे 0 हुआ, एक फ्लैसिड सेल के लिए डी पी डी या विसरण दाब न्यूनता क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक सेल है, ठीक है, इसमें हम लोग 30 एटीएम यानी 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं, ठीक है, और इसको एक विलियन में डुबा देते हैं, ठीक। और इस प्रकार की सेल का चयन किया गया है जिसके द्वारा केवल जल के अणु प्रसरित होते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार के जो सिस्टम बना हुआ है इसको 10 एटीएम वाले यानी 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले ऑस्मोटिक प्रेशर वाले विलियन में डुबा दिया गया हो, तो देखते हैं हम लोग कि जल के अणु का जो डिफ्यूजन है बाहर विलियन की ओर, बाहरी विलियन के अंदर के विलियन की ओर होने लग जाता है, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि कम सांद्रता वाले विलियन से जल के अणु का प्रसरण अधिक सांद्रता वाले विलियन की ओर होने लगता है। इसी को कहा जा सकता है कि जल का प्रसरण या डिफ्यूजन कम डीपीडी वाले विलियन से अधिक डीपीडी वाले विलियन की ओर होता है, ठीक है। समझ में नहीं आया, एक बार और बता देते हैं। जैसे कि ये सेल है, ठीक है, इसको किसी वाटर बॉडी के अंदर डाला गया और इस पर एक प्रेशर लगाया गया, ठीक है, बाहर से एक प्रेशर डाला गया जो लगभग 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो क्या होगा, इसके अंदर वाटर जो है इंटर करेंगे, ठीक है। ये जो इंटरिंग जो प्रेशर है ये कितना होगा, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। अंदर में 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर से इसको 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाला जाता है। तो क्या होता है, पानी जो है अंदर की ओर जाने लग जाता है, या कहते हैं कि एंडोऑस्मोसिस होने लग जाता है, ठीक है। अब इसके धीरे धीरे क्या होगा, इसमें डिफ्यूजन में इसकी कमी आती जाएगी, यही कहलाता है उसका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कब काम करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर काम करेगा, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डीपीडी क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये क्या होता है इसको देखते हैं। तो पहला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब सेल को, ये एक सेल है गुस्सेला सेल, मेरे को पिचका दिया बोल रहा है, तो जब बाह्य घोल की सांद्रता,
ठीक है, सेल शेप से अधिक होता है तो ऐसे घोल को हाइपरटोनिक सेल कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, सेल से जो है पानी के मॉलिक्यूल बाहर की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म जो है सिकुड़ जाता है, जिससे प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया दिखाई जा रही है। ठीक, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सेकेंड जो देखते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकेंड देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब किसी सेल को बाह्य घोल, ऐसे बाह्य घोल में डाला जाता है जिसकी सांद्रता जो है सेल से भी कम हो। ठीक है, सेल में जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है उसकी सांद्रता से भी कम हो, तो ऐसे में क्या होता है, बाहर की जो पानी है वो और अधिक अंदर आने लग जाता है। ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर आ जाते हैं, जिससे सेल जो है अपनी आवश्यकता से अधिक फूल जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलाइसिस। ठीक है, कई बार क्या होता है, जीव द्रव्य फट जाता है, इसी को कहते हैं साइटोलाइसिस, बहुत ज़्यादा फूलना साइटोलाइसिस कहलाता है। थर्ड जो होता है इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, इसमें जितना मॉलिक्यूल सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कहे कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कहें, जितना अंदर है कोशिका के अंदर है उतना ही कोशिका के बाहर होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कोशिका जो है अपनी पूर्णावस्था में होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्लाज्मोलाइसिस क्या है, इसको हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। प्लाज्मोलाइसिस या इसको कहते हैं हम लोग जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, तो ये जो है किसी भी सेल में पाया जाता है, जीवित सेल में ही होता है ये प्लाज्मोलाइसिस। तो इसको देखते हैं, ये जो है दो प्रकार का होता है। पहला है एक्सोऑस्मोसिस या प्लाज्मोलाइसिस, और दूसरा होता है एंडोऑस्मोसिस या डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो ये क्या होता है, पहले एक एक करके देख देते हैं। एक्सोऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, जब किसी पौधे के सेल को ऐसे घोल में डाला जाता है जिसका सांद्रण या कॉन्सेंट्रेशन सेल शेप से अधिक हो, ठीक है, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है, तो क्या होता है, जल के अणु जो है सेल के वैक्यूल से बाहर आके हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है उसमें आने लग जाते हैं, और कोशिका भित्ति से हटकर जीव द्रव्य संकुचित होने लग जाते हैं, जो धीरे धीरे कोशिका के बीच एक अनियमित खंड के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जो अंदर का साइटोप्लाज्म है वो सिकुड़ के एक जगह आ जाता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइसिस। ठीक, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, सेल की जो सेल वॉल है और साइटोप्लाज्म है, इसके बीच जो है, जो वॉल के बीच में एक गैप बन जाता है, जिस पर हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है वो भर जाता है। ठीक है, द इनर सॉल्यूशन फिल्स इन आउटर स्पेस। ठीक है, इसके बाद सेकेंड जो टाइप है, इसमें देखते हैं एंडोऑस्मोसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य या जो पिचका हुआ सेल है, ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डुबा दिया जाए या किसी शुद्ध पानी में डुबा दिया जाए, तो क्या होता है, सेल जो है फिर से फूल जाता है, उसमें एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होने लग जाती है और सेल जो है पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, डीप्लाज्मोलाइसिस या इसको कहते हैं जीव द्रव्य विकुंचन। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर जो है मूव फ्रॉम आउटर सरफेस इनटू दी सेल्स। ठीक, इसका क्या महत्व है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, तो पहला महत्व तो यही है कि इससे हम लोग ऑस्मोसिस की क्रिया को जान सकते हैं। ठीक है, कि ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, पहला क्या है, ऑस्मोसिस प्रूव्ड होता है। दूसरा क्या है, जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस से पौधे की कोशिकाओं के जीवित होने का प्रमाण मिलता है, लिविंग और नॉन लिविंग, वो जीवित है या नहीं है ये हमको ज्ञात होता है। ठीक है, किसी भी अगर बीज को आप लोग देखोगे, अगर वो जीवित है तो उसको किसी पानी में डुबा दो तो वो क्या होता है, अगर वो फूल जा रहा है, उसमें डीप्लाज्मोलाइसिस हो रहा है या वो तो क्या होता है, वो अवश्य ही उगेगा, यानी वो जिंदा है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो जिंदा है, इसलिए उसमें प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया हो जा रही है। ठीक है, और क्या प्रूफ होता है, क्यों महत्व है, इससे यह जो है जीव द्रव्य को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको बताता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इससे हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, सक्शन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्जर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। ठीक है, तो इन तीनों में क्या अंतर है देखते हैं। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल में जो है एक्सोऑस्मोसिस द्वारा क्या होता है, जल जो है अंदर की ओर आता है और सेल शेप की सांद्रता बढ़ जाती है तथा परासरण भी बढ़ जाता है, जो कि विसरण दाब न्यूनता के बराबर होता है। ठीक है, यानी DPD इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कब होता है ये, जब टर्जर प्रेशर जो है 0 होता है तब ये होता है। ठीक, तो इससे क्या कर सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है किसके बराबर होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या सक्शन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्जर प्रेशर या वॉल प्रेशर। टर्जर प्रेशर या वॉल प्रेशर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टर्जर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP या WP। ठीक है, जो भी ले सकते हैं। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं वाटर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इसको जो है साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, साई या साई W से डिनोट करते हैं। वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, प्लांट यूज वाटर पोटेंशियल टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू लिव सो दैट फोटोसिंथेसिस कैन अकर टेक प्लेस। ठीक है, इसी के थ्रू ही प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस संभव हो पाता है। ठीक है, अब देखते हैं वाटर पोटेंशियल आखिर होता क्या है। परासरण में जल का गमन होता है। ठीक है, जिसको विभिन्न कॉन्सेंट्रेशन के अंतर द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता, अतः इसे 2 क्षेत्रों में जल के स्वतंत्र ऊर्जा के अंतर द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, जब डिफरेंस होता है तभी हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो शुद्ध जल में जल के अणुओं की स्वतंत्रता क्या होती है, अन्य जो जल है, जो सॉल्यूशन है उससे अधिक होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, यही अंतर या जल की जो ऊर्जा है, स्वतंत्र ऊर्जा है, वो क्या कहलाती है, जल विभव या वाटर पोटेंशियल कहलाती है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल इज द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल इन गिवन वाटर सैंपल एंड प्योर वाटर। ठीक है, वाटर, प्योर वाटर और एक सोल्यूट से बना हुआ वाटर, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसमें जो फ्री एनर्जी का डिफरेंस है, वही क्या कहलाता है, वाटर पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाटर पोटेंशियल को एक इक्वेशन से डिनोट करते हैं। साई एस या साई सिस्टम इज इक्वल टू साई टोटल इज इक्वल टू साई एस, साई पी, साई जी एंड साई एम। ठीक है, जहाँ पे साई एस जो है सॉल्यूट पोटेंशियल है, साई पी जो है प्रेशर पोटेंशियल है, साई जी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, और साई एम जो है क्या होता है, मैट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, इसमें जो है साई एस और साई एम जो है इसकी गणना नहीं करते। सो साई एस जो है साई सिस्टम का जो मान है वो हो जाएगा सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार परासरण या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर किंतु विपरीत चिन्ह वाला होता है। ठीक है, वाटर जो है हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। ठीक है, वाटर कहाँ मूव करेगा, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। और सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल जब डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो सॉल्यूट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, साई एस कॉज ए डिक्रीज इन टोटल वाटर पोटेंशियल। ठीक है, यानी वो टोटल वाटर पोटेंशियलिटी में कमी आ जाती है सॉल्यूट के मिलाने से। ठीक है, इंटरनल वाटर पोटेंशियल ऑफ ए प्लांट सेल इज मोर निगेटिव देन प्योर वाटर। ठीक है, किसी भी प्लांट सेल का जो वाटर पोटेंशियल होता है
वो एक प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल से कम ही होता है, ठीक है, और हमेशा निगेटिव होता है, ठीक। दिस कॉज वाटर टू मूव फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट वाया ऑस्मोसिस, ठीक। ये प्लांट सेल है, इसमें जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, इसलिए इसका वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल या साई डब्ल्यू जो है हाई होता है, लो होता है, और बाहर के जो मॉलिक्यूल है मृदा में जो है सॉइल में वाटर पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है। तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में पानी जो है प्रवेश करता है और आगे बढ़ता है, ठीक है, ये कहना जा रहा है। तो ये होता है वाटर पोटेंशियल और इसकी सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब आगे देखते हैं इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या होता है, इसको कहते हैं अंतःशोषण। इसको देख लेते हैं, ये क्या होती है, जब जल ग्रहण के लिए पौधे में यह विशेष प्रकार की क्रिया होती है जिसे विशिष्ट प्रकार का डिफ्यूजन भी कह सकते हैं, ठीक है। अंतःशोषण या इम्बिबिशन छिद्र रहित पदार्थों या लगभग ठोस पदार्थों द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, और वे पदार्थ फूल जाते हैं, यही कहलाता है इम्बिबिशन, ठीक। इसमें पदार्थ का वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन या क्या होता है, अवशोषण, अंतःशोषण होता है, ठीक है। दिस फिनोमिनन इज आल्सो अप्लाइड इन डेड सेल्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये केवल जीवित कोशिकाओं के साथ साथ ये डेड सेल्स में पाए जाते हैं, मोस्टली इन केस ऑफ डेड सेल, ठीक है। यानी ये जो है मोस्टली प्लांट में सेल वॉल के में होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, प्लांट में भी जीवित कोशिकाओं में इम्बिबिशन की क्रिया नहीं होती, ये किस में होती है, केवल डेड सेल्स में, ठीक है, प्लांट के डेड सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। यद्यपि क्या होता है, इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, ठोस होती है, परंतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे क्या पता चलता है कि सेल वॉल में भी अनेक प्रकार के छिद्र होते हैं, अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स के धागे जैसे बने होते हैं, और ये छिद्रों में पैक्टिन सब्सटेंस पाए जाते हैं और कुछ पानी भरा होता है, जिसके कारण पदार्थ में क्या होता है, डिफ्यूजन के द्वारा पानी जो है आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। अंतःशोषण का संबंध जो है कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स जैसे कि सेल्यूलोज, पैक्टिन, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन के से संबंधित होता है, ठीक है। अर्थात ये पदार्थ जो है पानी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक। इस क्रिया में जो है कोलाइडल पार्टिकल एक ओर चले जाते हैं और फूल जाते हैं तथा पानी में घुलित पदार्थों को प्रवेश करने में सहायक होते हैं। अंतःशोषण या इम्बिबिशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, शुष्क बीज और फलों का फूलना, ठीक है, क्योंकि शुष्क बीज या फल जो है किसी नम स्थान पर रखने पे क्या होता है, फूल जाते हैं और जल को अधिशोषित कर लेते हैं, ठीक है, या इम्बिबिट कर लेते हैं। तो जो अंतःचूषक पदार्थ या जिसको कहते हैं इम्बिबेंट पदार्थ जो है, इसके आयतन में वृद्धि चना या मटर के सूखे बीज को भिगोने पे हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। शुष्क बीज में अधिक ऋणात्मक या निगेटिव वाटर पोटेंशियल होता है, ठीक है। जब इन बीजों को पानी में भिगो दिया जाता है तब एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है, ठीक। जब इन बीजों को पानी में भिगोते हैं तो क्या होता है, एक ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है और जल के अणु जो है अंतःचूषण द्वारा फूल जाते हैं, ठीक है। जो बीज है वो अंतःचूषण द्वारा जो सेल वॉल है उसके सूक्ष्म छिद्र द्वारा प्रवेश करते हैं और एड्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, एडजॉर्ब, ठीक है, एक मिनट, एडजॉर्ब हो जाते हैं, ठीक। और क्या होते हैं उसके बाद ये फूल जाते हैं। एक बात ये है कि जो संपूर्ण सिस्टम है, ठीक है, ये जो सिस्टम है इसका आयतन जो है अंतःशोषण होने के पश्चात पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। इसका कारण यह होता है कि इम्बिबेंट की जो सतह पर कोलाइडल कण जो होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, जिसके द्वारा ये जो जल के अणु है एड्जॉर्ब होकर मजबूती के साथ जकड़े रहते हैं। यही कारण है कि इतनी घनी पैकिंग से संपूर्ण तंत्र का आकार जो आयतन है वो घट जाता है, ठीक है। इम्बिबेट जो है बीजों द्वारा उत्पन्न होता है, इम्बिबीड बीजों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हीट ऑफ विल्टिंग कहते हैं, ठीक है। हीट ऑफ वेटिंग
क्या कहलाता है? दी एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इम्बिबेंट सीड्स, ठीक है, जो अधिशोषित जो बीज है इसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं हम लोग हीट ऑफ वेटिंग। ठीक, कुछ पदार्थों में अंतःशोषण के लिए पानी से अधिक बंधुता होती है जैसे कि लकड़ी, किंतु अन्य पदार्थों में पानी के साथ ना होकर ईथर के प्रति भी अधिक बंधुता होती है जैसे कि रबड़ आदि। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम जब अगला वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा।